गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 5 जिसका नाम था जल वाटर, इसके हमने एक भाग को देख लिया था, दूसरा भाग बाकी था, है ना। क्या था पहला भाग? वाटर डिस्ट्रीब्यूशन और कंडेंसेशन, वाटर साइकिल, ये सब हमने पहले ही जान लिया है। फ्रेश वाटर और अलवणीय जल या लवणीय जल, इनके बारे में भी हम जान चुके हैं। तो आज की क्लास में जानेंगे इसी चैप्टर का दूसरा भाग, महासागरीय परिसंचरण। ओशन सर्कुलेशन। ठीक है, वाटर चैप्टर का ये अगला टॉपिक है। महासागरीय परिसंचरण, जब आप सागर की बात करते हो, नदी की बात करते हो, समुद्र की बात करते हो, तो आपको बीच याद आते हैं? बिल्कुल आते होंगे। बीच को हिंदी में क्या कहते हैं? पुलिन। कैसे बनते हैं, याद है आपको? नहीं याद है, कोई बात नहीं। समुद्री तरंगे किरा समुद्री तरंगे क्या करती हैं? किनारों पर अवसाद जमा कर देती हैं। किनारों पर अवसाद जमा कर देती हैं, जिससे बीज का निर्माण होता है। बीज का पुलिन का निर्माण होता है ना। और ये बीच पर जाने पर हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि नहीं लगता? क्योंकि वहाँ की जो बालू होती है वो बहुत ही नम होती है, नमी उसमें होती है। ठीक है, जल युक्त होती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने तालाब और झील देखी होगी, देखा है? महासागर का भी जल आपने देखा है। ये है तालाब, ताल या फिर झील, और ये है महासागर। ताल और झील का जो पानी है, जो जल है, वो कैसा रहता है? शांत रहता है, शांत जल है। लेकिन जो महासागर का जल है वो कैसा है? कभी शांत नहीं रहता, कभी शांत नहीं रहता, है ना। हमेशा गतिमान रहता है, हमेशा गतिमान रहता है। ठीक है, तो महासागर का ये जो परिसंचरण है, सर्कुलेशन है, इसे जानने के लिए हमें महासागर के जल की गतियों के बारे में जानना पड़ेगा। तो महासागर की 3 गतियां हैं, या गतियों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है सामान्य तौर पर। कौन कौन सी? तरंगे, वेव्स, और ज्वार भाटा। ज्वार भाटा, टाइड, घबराइए नहीं, आपको इसके बारे में आगे बताया जाएगा। फिर धाराएं, करेंट्स,
ठीक है, चलिए एक एक हम महासागर की गति को पढ़ते हैं। सबसे पहले तरंग, वेव्स। क्या है वेव्स? महासागर, इसे हम महासागर मान लेते हैं, है ना, महासागर का क्षेत्र है। तो महासागरीय सतह पर, कहाँ पर, ये क्या है, महासागर की सतह है, पानी भरा हुआ है, महासागर में पानी ही होगा। महासागर का पानी कैसा होता है? खारा होता है। ठीक है, कितने महासागर होते हैं? भूल गए? याद कर लीजिए, 5। कौन कौन से? प्रशांत, हिंद, अटलांटिक, आर्कटिक और दक्षिणी महासागर। ये जो महासागर की सतह है, ये क्या है? महासागर की सतह है। महासागरीय सतह पर जल जो है लगातार उठता और गिरता रहता है। जैसे कि देख रहे हैं आप, जल क्या रहा है? उठ रहा है और गिर रहा है, उठ रहा है और गिर रहा है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। एक बार फिर से हम इसे क्या मान लेंगे? महासागर। देख रहे हैं, जल उठ रहा है फिर गिरेगा, या फिर इस तरह से जल उठेगा और गिरेगा, उठेगा और गिरेगा। तो जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो उन्हें क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। क्या कहेंगे? तरंग कहेंगे। तो हम एक को साफ कर देते हैं और इसे आगे ले चलते हैं। क्या होता है तरंग? जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है, गिरता रहता है, तो इन्हें क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। तरंग कहते हैं। ये तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन ये तरंग जो उठ और गिर रही है, जो जल है उठ उठ और गिर रहा है महासागरीय सतह पर, ये स्वयं जो तरंग है कैसे बनती है? तरंग जब समुद्री सतह पर, जब समुद्री सतह पर पवन बहती है। क्या बहता है? पवन बहती है। पवन याद है क्या है? वायु की गति को पवन कहते हैं। पवन यहाँ पर विंड है, एयर नहीं, ठीक है। जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तब तरंगें उत्पन्न होती हैं, तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिससे महासागरीय सतह का जल उठता और गिरता रहता है। क्या होता है? महासागरीय सतह का जल उठता और गिरता रहता है, ठीक है। यदि जितनी तेज पवन बहेगी, यदि जितनी भी तेज पवन बहती है, तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती हैं, तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती हैं। यदि पवन की गति अधिक है तो तरंगे भी बड़ी हो जाएंगी, ठीक है। इसे भी आप नोट कर लीजिए। जितनी तेज पवन बहती है, तरंगे भी उतनी ही तेज, उतनी ही बड़ी होती जाती हैं। कई बार तरंगे बहुत बड़ी हो जाती हैं, बहुत विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं। जैसे जैसे यदि हम इसे सतह मान लें, किसका मानना है? याद हो गया, महासागर का।
तो तरंगें कुछ इस तरह से इतनी बड़ी बड़ी तरंगें भी उत्पन्न होती हैं। ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी भी तरंगें उत्पन्न होती हैं। ये इतनी बड़ी बड़ी कितनी कह सकते हैं आप, लगभग 15 मीटर की ऊंचाई तक की विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं। लेकिन ये जो तरंगें इतनी बड़ी बड़ी, इतनी ऊंचाई वाली तरंगें उत्पन्न होती हैं, ये अत्यधिक विनाश करती हैं। क्या करती हैं? अत्यधिक विनाश करती हैं। विशाल तरंगें जब उत्पन्न होती हैं तो अत्यधिक विनाश करती हैं, बहुत ही भयावह होती हैं। इन तरंगों से जान माल की हानि बड़े स्तर पर होती है। ठीक है, तो ये विशाल तरंगें जो उत्पन्न होती हैं, जिनसे इतने बड़े स्तर पर नुकसान होता है, ये कौन सी तरंगें हैं? क्या कहते हैं इनको? किस नाम से जाना जाता है? इन्हें कहते हैं सुनामी। क्या कहते हैं? सुनामी। याद आया? सुनामी कब आई थी? सुनामी आई थी 26 दिसंबर भारत में 2004 को। सुनामी आई थी भारत में। ठीक है, सबसे पहले तो जान लेते हैं सुनामी क्या है। तरंग है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, विशाल तरंगे हैं ये। सुनामी विशाल तरंगे हैं, इसलिए हम इसे तरंग के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। सुनामी ये एक जापानी शब्द है। क्या है? जापानी शब्द है। यदि हम इसे इंग्लिश में लिखें तो कैसे लिखेंगे? कुछ इस तरह से। सु जिसका अर्थ होता है बंदरगाह, और नामी जिसका अर्थ होता है लहर या फिर तरंग, बंदरगाह की तरंग। ठीक है, इसे अन्य नाम से भी जानते हैं। क्या? पोताश्रय तरंगे। क्या कहेंगे? पोताश्रय तरंगे। पोत जहां पर रुकते हैं, पोत जहाज, बेड़े, आश्रय रुकना, है ना? उन तरंगों को पोताश्रय तरंगे कहते हैं। चलिए, आपने जाना सुनामी तरंग के बारे में, उसके नाम के बारे में। अब जानते हैं कि सुनामी, ये जो तरंग इतनी विशाल आई थी 2004 में, क्यों आई थी, या क्यों, किन किन कारणों से आ सकती है? भूकंप, भूकंप के आने से आ सकती है, ज्वालामुखी उद्गार से आ सकती है, इतनी बड़ी बड़ी तरंगें उठ सकती हैं, और भूस्खलन से आ सकती है। जल में, जल में भूस्खलन से आ सकती है। भूकंप के बारे में आप जानते हैं, पृथ्वी पर होने वाला जो कंपन होता है उसे ही भूकंप कहते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के बारे में भी आप जानते हैं, जब क्या होता है, मैग्मा पृथ्वी के अंदर से बाहर पृथ्वी की सतह पर निकलता है तो उसे क्या कहते हैं? फटता है ना, तो ज्वालामुखी उद्गार होता है, और ये मैग्मा बाहर आकर लावा कहलाता है। अब रह गया भूस्खलन, जो कि जल में है। इसमें क्या होता है कि जल की सतह, जो जल की सतह होती है वो एकाएक खिसक जाती है। क्या होता है? जल की सतह एकाएक खिसक जाती है ना, उसे ही भूस्खलन कहते हैं। पानी होगा, महासागर है, ठीक है, महासागर की सतह क्या है? ये जल की सतह है, स्वयं महासागर की सतह ये है, ये आधार है उसका। तो ये जो सतह है, सपोज करिए यहाँ से खिसक जाए, ठीक है, क्या बोलेंगे, धस जाए,
इसे भूस्खलन कहते हैं। ठीक है, तो इन कारणों से सुनामी आ सकती है। 2004 में सुनामी क्यों आई थी? 2004 में सुनामी आई थी भूकंप से। भूकंप के कारण 2004 में सुनामी भूकंप के कारण आई थी। भूकंप के कारण आई थी। भूकंप कहाँ आया था? भूकंप आया था इंडोनेशिया के पास समुद्र में। इंडोनेशिया के पास समुद्र में। लिख सकते हैं आप, एक क्षेत्र है सुमात्रा, वहां पर आया था। ठीक है, जिसके कारण सुनामी तरंगे उत्पन्न हुई। सुमात्रा में क्या था? आपने लिखा ना, सुमात्रा में था इस भूकंप का ईपी सेंटर, अधिकेंद्र। याद है आपको अधिकेंद्र क्या होता है? जहां पर भूकंप की तरंगे पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचती हैं उसे ईपी सेंटर कहते हैं। तो सुमात्रा में था। भूकंप की तीव्रता क्या थी? तीव्रता के आधार पर हम बताते हैं ना कि भूकंप कितना भयावह था। रिएक्टर पैमाने पर आपको मैं ये बता चुकी हूँ, तो आपको ध्यान होगा कि कितना भयानक नुकसान होता है यदि रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता कितनी मापी गई हो? 9.0 मापी गई। अर्थात ये बहुत ही भयानक भूकंप था, जिसके कारण सुनामी तरंगे उत्पन्न हुई। ठीक है, भारत, हमने कहा भारत में सुनामी का प्रभाव देखा गया। बड़े स्तर पर सुनामी तरंगे पहुंची और उन्होंने नुकसान पहुंचाया। किस भाग को? भारत के किस भाग को? यहाँ पर इंडोनेशिया है। क्या है? इंडोनेशिया। यहीं पर भूकंप आया था। ठीक है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और अंडमान निकोबार। ठीक है, आंध्र प्रदेश, रफली आप बनाते चलिए ताकि आपको धीरे धीरे करके ये याद हो जाएगा। और ये सब आपके टॉपिक में दिया हुआ है, तो यदि शुरुआत से आप इसे पढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे ड्रॉ करते रहेंगे, तो आपको आसानी होगी इसे समझने में। केरल मानचित्र किसका है? भारत का। और अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, साथ ही पुदुचेरी। ठीक है, ये जो क्षेत्र है, ये सुनामी जो 26 दिसंबर 2004 को आई थी, भारत के इन क्षेत्रों को सुनामी तरंगों ने बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया। कितना नुकसान पहुंचाया? अत्यधिक नुकसान पहुंचाया। देखते हैं, लगभग 10,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। लगभग 10,000 से अधिक लोगों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। आप आंकड़ों से आपको ये एहसास हो सकता है कि ये जो सुनामी तरंगे हैं ये कितनी खतरनाक हो सकती हैं। ठीक है, अधिक लोगों की
मृत्यु हो गई। वहीं लगभग 1 लाख घर प्रभावित हुए, उनके घर नष्ट हो गए, बह गए और बड़े स्तर पर जो संरचना थी उसका नुकसान हुआ। ठीक है, आपने देखा भारत में ये जो क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, केरला, ये क्या है? तटीय क्षेत्र हैं। क्या है? तटीय क्षेत्र हैं। ये जो तटीय क्षेत्र है, तो तट में रहने वाले लोगों को बहुत बड़े स्तर पर नुकसान हुआ। ठीक है, तट में रहने वाले जो लोग थे उनको बहुत बड़े स्तर पर नुकसान हुआ और सबसे ज्यादा इस क्षेत्र के लोग प्रभावित हुए। आंकड़ों से आपको एहसास हो गया होगा कि ये जो सुनामी है, जो सुनामी तरंगे हैं, ये कितनी खतरनाक हो सकती है। कई वर्षों की सबसे बड़ी विनाशकारी सुनामी थी वर्ष 2004 की। इसका अर्थ है जो सुनामी तरंगे उत्पन्न हुई थी भूकंप के आने के कारण, वो बहुत ही बड़ी थी। ठीक है, क्या इन तरंगों से किसी तरह जानकारी मिल सकती है कि ये सुनामी आने वाली है? हाँ, मिल सकती है। जो संकेत प्राकृतिक तौर पर है वो क्या है? सुनामी आने के संकेत क्या है? जो तटीय क्षेत्र होते हैं। कैसे? तटीय क्षेत्र, जैसे ये भारत है। क्या है? भारत का मानचित्र है। हमने बताया आपको कि ये जो तटीय क्षेत्र था इसे बहुत बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है ना। तो जो तटीय क्षेत्र है यहाँ पर पानी होगा क्योंकि इस तरफ क्या है? बंगाल की खाड़ी है, तो ये पानी का क्षेत्र है, बंगाल की खाड़ी है। तो तटीय क्षेत्र से पानी पीछे हटने लगता है। जैसे कि मान लीजिए पानी यहाँ तक था, ठीक है, एकाएक पानी पीछे हटकर यहाँ पहुंच गया। ठीक है, ये संकेत है। लेकिन ये जब पानी पीछे हटने लगा तो लोगों ने सोचा कि ये बहुत ही क्या है? रोमांचकारी घटना है। क्या है? बहुत ही रोमांचकारी घटना है, इसका आनंद लिया जाए। जैसे कि इसे ही तट मान लेते हैं। इसे ही तट मान लेते हैं हम। पानी, इस तरफ पानी है, ये पानी यहाँ तक रहता है पूरा, लेकिन पानी हटकर यहाँ पहुंच गया। पानी हटकर कहाँ पहुंच गया? पीछे हट गया, यहाँ तक पहुंच गया। ठीक है, तो जो स्थानीय लोग थे उन्होंने देखा कि ये पानी पीछे हट गया, ये बहुत देखने में अच्छा लग रहा है। वो लोग यहाँ से जहाँ कहीं भी आसपास के क्षेत्र में रहते थे वो देखने के लिए यहाँ पर आकर खड़े हो गए। ये लोग समझ लीजिए आप। ठीक है, ये बड़ी संख्या में लोग आए थे, मैं बस एक दो दिखा रही हूँ आपको। इस घटना को देखने के लिए लोग आए हुए थे। ठीक है, लेकिन चूंकि ये तो सुनामी थी और किसी को ये ज्ञात नहीं था कि सुनामी जब आती है तो तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से क्या होती है? कमी आती है, जल पीछे की ओर हटता है। ठीक है, जब देख रहे थे ये सभी लोग, तो वापस से जब सुनामी का वो जो तरंगे थी जो पीछे हट गई थी, जो जल था जो पीछे हट गया था, तरंग के रूप में जब वापस आया तो यहाँ पर जो खड़े लोग थे, एक बड़ी जनसंख्या थी, वो क्या हो गए? सभी, लगभग सभी लोग मारे गए। ठीक है, लगभग सभी लोग मारे गए, उनकी मृत्यु हो गई। तो ये एक संकेत है। क्या होता है? तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आने लगती है। जब ऐसा हो तो इसका अर्थ है कि
सुनामी के ये संकेत हैं, सुनामी तरंगों के संकेत हैं। क्या करना है तब? उस क्षेत्र से, जो आपका निवास स्थान है जहाँ आप रहते हैं, स्थानीय लोगों के लिए है, उस क्षेत्र से किसी ऊंचे स्थान पर चले जाना है। ठीक है। तो जागरूकता का अभाव होने के कारण भी लोगों की एक बड़े स्तर पर यहाँ पर हम देखते हैं मृत्यु हो जाती है और नुकसान होता है जान का। साथ ही आपने देखा अंडमान निकोबार जो बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, अंडमान निकोबार, है ना। यहाँ पर एक पॉइंट है, दक्षिणी बिंदु, कौन सा? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। इस सुनामी में क्या हुआ? ये डूब गया। इंदिरा पॉइंट इस सुनामी में डूब गया। स्पष्ट है? तो आपने देखा जो 2004 की सुनामी थी वो कितने बड़े स्तर पर नुकसान उसने पहुंचाया, है ना। कितने बड़े स्तर पर 2004 की सुनामी ने नुकसान पहुंचाया है। सुनामी मूल रूप में क्या है? एक तरंग ही है, लेकिन यदि भूकंप आता है उसके कारण तरंगें उत्पन्न होती हैं, तो बहुत विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं जो अत्यधिक विनाश करती हैं। और ये पोत जो होते हैं, जो तट क्षेत्र होते हैं, उनको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? बंदरगाह तरंगे कहते हैं। तटीय क्षेत्र होते हैं उनमें बहुत नुकसान पहुंचाती है। बड़े बड़े पोताश्रय को नष्ट कर देती है। अगले टॉपिक की ओर बढ़े। आपने तरंगों के बारे में जान लिया, आपने जाना तरंगे कितनी अधिक नुकसानदेह हो सकती है, तरंगों से किस स्तर का नुकसान हो सकता है, ये आपने इस टॉपिक के माध्यम से जान लिया। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगला टॉपिक? क्या है अगला टॉपिक? ज्वार भाटा। महासागर की 3 गतियां आपने जानी हैं, जिसमें से आप एक गति के बारे में जान चुके हैं। दूसरी कौन सी है? देखते हैं ज्वार भाटा क्या है। ज्वार भाटा दिन में 2 बार, कितनी बार? 2 बार महासागरीय जल का उठना और गिरना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्वार भाटा कहलाता है। ठीक है, दिन में 2 बार जल, ये महासागर है ना, मान लेते हैं ये जल उठा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ज्वार हो जाएगा। और भाटा, जब ये जल वापस लौटेगा तब क्या होगा? भाटा। जब ये जल उठता है तो ज्वार, और जब ये जल वापस लौटता है तो उसे भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा क्यों आता है महासागर में? अच्छा, ये तरंगों से आप इससे कंफ्यूज हो सकते हैं कि उसमें भी जल उठता और गिरता रहता है, लेकिन वो लगातार स्थिति है। और ये ज्वार भाटा सिर्फ 2 बार है, दिन में 2 बार। और जब ज्वार आता है तो बड़े स्तर पर जल जो है तट के बड़े हिस्सों को क्या करता है? डुबो देता है। और जब निम्नतर स्तर तक जाता है, अर्थात पीछे लौटता है जल, उसे क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। तट से जब जल पीछे की ओर जाता है, वापस से महासागर में जाता है, उसे भाटा कहते हैं। थोड़ा और सरल हो गया। क्यों आते हैं ज्वार भाटे? सूर्य और चंद्रमा
के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर आते हैं। पृथ्वी की सतह पर आते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आते हैं। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा का जो शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण है, जो खिंचाव है, वो उसके कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार और भाटा आते हैं। सबसे ऊंचे ज्वार कब आते हैं? एक स्थिति है सिजगी, जिसमें सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं। कैसे होते हैं? एक सीध में होते हैं। आप देख रहे हैं, एक लाइन से लगे हुए हैं। इस स्थिति को ही कहते हैं सिजगी, एक सीध में है। इस स्थिति में जब ऐसी स्थिति बनती है, तब सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। एक सीध में होते हैं, तब क्या होता है? सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। जल बहुत अधिक ऊंचाई तक उठकर तट को डुबोता है। सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। इसे क्या कहते हैं? ये जो सबसे ऊंचे ज्वार हैं, इसे वृहत ज्वार कहते हैं। कब आते हैं? ये जो स्थिति है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में हो, ऐसी स्थिति कब देखने को मिलेगी? पूर्णिमा और अमावस्या के दिन। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन, अर्थात इस दिन सबसे ऊंचे वाले ज्वार आते हैं। ठीक है, और जब चंद्रमा लंबवत होता है, क्या होता है? लंबवत होता है किसके? पृथ्वी के। ये क्या है? पृथ्वी। लंबवत ये रहा चंद्रमा, है ना? देख रहे हैं हम? तब कैसे ज्वार आते हैं? तब आते हैं लघु ज्वार। लघु ज्वार भाटा आते हैं। इसे निम्न ज्वार भाटा भी कहते हैं। निम्न ज्वार भाटा भी कहते हैं। ये जो ज्वार आ रहे हैं, टाइड्स आ रहे हैं, इनसे क्या लाभ है आखिर? जैसे आप देख सकते हैं कि चंद्रमा का आकर्षण यहाँ पर है ना? पृथ्वी की सतह ये है, पृथ्वी का जो जल है वो चंद्रमा से आकर्षित होता है और क्या होता है? जल उठता और गिरता है। ये जो ज्वार आते हैं, जैसे वृहत ज्वार या सबसे ऊंचे ज्वार आपने देखे, जिसे उच्च ज्वार कह सकते हैं आप, इनके आने से कोई लाभ है? हाई टाइड, है ना? क्या लाभ है? जैसे कि ये है महासागर, है ना? क्या है? महासागर है। ज्वार आया, ये यहाँ तक पानी आप देख रहे हैं, जो जल है वो कैसा है? तट के, ये भाग क्या होगा? तट होगा। तट के ऊपर तक ऐसे पानी गया। तो यदि नाव चल रही है, नाव नहीं, बोट, बड़े वाले जहाज और नाव भी, दोनों ही स्थिति में, यदि नाव सोचिए यहाँ पर चल रही है, ये क्या है? नाव, और उसे तट पर जाना है, तो जल के साथ ये आसानी से नाव नहीं पहुंच जाएगी। जहाज जो है तट के समीप पहुंच जाएगा। तो नौ संचालन में क्या होती है? सहायक होते हैं ये ज्वार। और वापस से समुद्र में, महासागर में इसी नाव को जाना हो, तो जब ये क्या है? नाव है। जब भाटा हो, कब? भाटा अर्थात जब जल, ये जो जल आया है, ज्वार आया है, इसका जल पीछे हट रहा हो, महासागर में जा रहा हो ये जल, तो इसी के साथ ये जो जहाज है वो वापस महासागर में आसानी से जा सकता है। ठीक है, तो नौ संचालन में सहायक होता है। हाई टाइड्स जो होते हैं वो
नौ संचालन में सहायक होता है। क्योंकि ज्वार के समय जब हाई टाइड आते हैं तो इस तट पर क्या होता है, जल स्तर बढ़ जाता है। तट पर अगर इसे तट मान ले तो यहाँ पर जल स्तर क्या होगा, बढ़ जाएगा, जो जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। ये क्या है, जहाज है, और यहाँ पर तट है, तो यहाँ तट पर क्या होगा, बंदरगाह होगा। तो जहाज को बंदरगाह पर पहुंचाने में सहायक होते हैं। नाव तो बहुत आसानी से तट तक पहुंच जाएगी। साथ ही जब हाई टाइड आते हैं तो साथ में जल के साथ क्या आ जाती है, मछलियां आ जाती हैं बड़े स्तर पर, तो मछली पकड़ने में भी मदद होती है। मछली पकड़ने में भी मदद हो जाती है, क्योंकि मछलियां तट के निकट आती हैं और मछुआरे आसानी से उन्हें पकड़ लेते हैं। और कुछ स्थानों पर तो जो जल ऊपर नीचे, जैसे ज्वार आया और वापस गया है ना, ये जो क्रिया है ये लगातार होती रहती है। लगातार से तात्पर्य दिन में 2 बार आते हैं। इस समय को ही उपयोग करके क्या बनाते हैं, विद्युत उत्पन्न करते हैं। ज्वार भाटा जो टाइड्स होते हैं उनका जो उतार चढ़ाव है, ज्वार भाटा का जो उतार चढ़ाव है, उससे विद्युत उत्पन्न भी करते हैं। ठीक है, तो हाई टाइड में तो ये सारी चीजें हमें लाभ पहुंचाती हैं। जैसे हमारा जहाज बंदरगाह तक आसानी से पहुंच जाता है। ठीक है, मछली पकड़ने में मदद मिल जाती है, क्योंकि जब जल ज्वार आता है, हाई टाइड आता है, तो जल क्या होता है, बड़े स्तर पर तट के समीप पहुंच जाता है, बहुत सारा जल, जिसमें बहुत सारी मछलियां होती है, और मछुआरों के लिए क्या हो जाती है, बहुत ही अनुकूल स्थिति हो जाती है, बहुत आसानी से वो मछली पकड़ लेते हैं। वहीं ज्वार भाटा में जो उतार चढ़ाव होता है ना, जल ऊपर गया और फिर तेजी से पीछे की ओर हटता है, महासागर की ओर हटता है, समुद्र की ओर हटता है, उससे विद्युत भी उत्पन्न करते हैं। तो ये इस तरह के ज्वार भाटा से क्या है, लाभ है। तो ये हो गई महासागरीय परिसंचरण की दूसरी गति। ठीक है, ज्वार भाटा के बारे में हमने जान लिया। ज्वार भाटा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल क्या होता है, आकर्षित होता है, जिसके कारण बड़े बड़े ज्वार आते हैं या हाई टाइड आते हैं। स्पष्ट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है, महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं, करेंट्स, ओशन करेंट्स। क्या है ये करंट? महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं हैं। ठीक है, पहले इसे नोट कर लेते हैं। महासागरीय धाराएं निश्चित रूप से या निश्चित दिशा में, दिशा क्या है, निश्चित है, निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर, कहां पर, सागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली, नियमित
रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। ठीक है, दिशा निश्चित है। महासागरीय धाराएं दो प्रकार की हैं। कौन कौन सी? दो प्रकार की हो सकती है ना, गर्म धारा और ठंडी धारा। जो गर्म धारा होती है महासागरीय धाराओं के अंतर्गत जो गर्म धारा होती है, कौन सी? गर्म धारा। ये भूमध्य रेखा के निकट, भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। कहाँ उत्पन्न होती है गर्म धारा? भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर बहती है, और ध्रुवों की ओर बहती है ना, गर्म धारा। अब देखते हैं भूमध्य रेखा कहाँ है। ये क्या है? पृथ्वी है ना। भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? भूमध्य, पृथ्वी के मध्य भाग से जो रेखा जाती है, गुजरती है, उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। और कितने अक्षांश पर स्थित है? 0 अक्षांश पर स्थित है। ये क्या है? भूमध्य रेखा। इसका अन्य नाम क्या है? विषुवत रेखा या फिर इक्वेटर कहते हैं। तो जो गर्म धारा है वो कहाँ उत्पन्न होती है? यहाँ पर उत्पन्न होती है, भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र में उत्पन्न होती है। किस तरफ प्रवाहित होती है? प्रवाहित होती है ध्रुवों की ओर। किधर प्रवाहित होती है? ध्रुवों की ओर। ध्रुव कहाँ है? यहाँ पर। यह है उत्तरी ध्रुव और यह है दक्षिणी ध्रुव। याद रहेगा, ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है, ये याद रखना है। यहाँ भूमध्य रेखा के आसपास उत्पन्न होती है गर्म धारा और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। इतनी बात हमें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी धारा कौन सी है? ठंडी धारा, कोल्ड करंट है ना। ये कोल्ड करंट क्या है? ये है पृथ्वी और ये ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये है भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश पर। ये क्या होगा? निम्न अक्षांश भी होगा। क्या कह सकते हैं इसको? निम्न अक्षांश भी कह सकते हैं। कह सकते हैं ना, बिल्कुल कह सकते हैं। और ये क्या है? उच्च अक्षांश। ध्रुवों पर क्या है? उच्च अक्षांश है। तो ये निम्न अक्षांश, ये निम्न अक्षांश और ये उच्च अक्षांश। अब जो ठंडी धाराएं होती हैं वो ध्रुवों या ये ध्रुव या जो उच्च अक्षांश है वो किसकी ओर बहती हैं? उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर बहती है, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से बहेंगी। अभी के लिए इस तरह से हम स्पष्ट तौर पर समझेंगे। ठंडी धारा उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर बहती है और जो गर्म धारा है वो निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर बहती है। स्पष्ट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने एक धारा का नाम सुना होगा। कौन सी धारा?
लैब्राडोर महासागरीय धारा। नाम थोड़ा अटपटा सा है, कोई बात नहीं। हम पहले मैप बना लेते हैं जिसमें हम इसे समझ लेंगे। अब हम लोग मैप को देख सकते हैं। 0 डिग्री भूमध्य रेखा कहाँ पर स्थित है? ये है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। इस तरफ क्या है? उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर। क्या है? प्रशांत महासागर। और अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, यूरोप के मध्य क्या स्थित है? अटलांटिक महासागर। क्या स्थित है? अटलांटिक महासागर। ये पूरा ऊपर से नीचे तक ये भाग जो आप देख रहे हैं, ये पूरा क्या है? अटलांटिक महासागर है। ठीक है, चलिए हमने जाना निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर कौन सी धारा बहती है? गर्म धारा बहती है। गर्म धारा जो है वो भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर बहती है। ठंडी धाराएं उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर बहती है। उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर। उच्च अक्षांश कहाँ होगा? ये होगा, ये पूरा भाग होगा ना। तो निम्न अक्षांश की ओर बहती है। हमें क्या जानना था? लैब्राडोर महासागरीय धारा। लैब्राडोर, लैब्राडोर ये क्या है? लैब्राडोर महासागरीय धारा। लैब्राडोर धारा आप देख रहे हैं ये कहाँ से आ रही है? उच्च अक्षांश से। किस तरफ? निम्न अक्षांश की ओर। निम्न अक्षांश की ओर। क्या है ये? ठंडी धारा है। क्या है? ठंडी धारा है। अटलांटिक महासागर में आप इसे देख रहे हैं, इस धारा को। वहीं एक धारा है गल्फ स्ट्रीम धारा। कौन सी? गल्फ स्ट्रीम धारा। गर्म जल धारा के बारे में हमने क्या जाना था? भूमध्य रेखा के पास उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर जाती है। तो ये है क्या? भूमध्य रेखा। ये क्या है? भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के पास उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर जाती है। तो ये क्या हो जाएगी? गर्म जल धारा। इसे ही कहते हैं गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम धारा। कहाँ देख रहे हैं आप? अटलांटिक महासागर में ये धाराएं उत्पन्न हो रही हैं। और ये जो धाराएं हैं ये किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। इस क्लास में आप केवल 2 धाराओं के बारे में आपने जाना। गर्म धारा कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम। आगे की क्लासेस में आपको और अच्छे से जानने को मिलेगा। गल्फ स्ट्रीम जल धारा और ठंडी लैब्राडोर जल धारा। ठीक है, इसके अतिरिक्त हमने क्या जाना? जो महासागरीय धाराएं हैं क्षेत्र के तापमान को भी प्रभावित करती है। जहां से, जिस क्षेत्र से गर्म जल धारा बह रही है, ठीक है, जिस भी क्षेत्र से गर्म जल धारा बह रही है, तो जो स्थलीय सतह का तापमान होगा वो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। यदि ठंडी जल धारा बह रही है किसी क्षेत्र से, तो वहां का तापमान, स्थलीय सतह का जो तापमान होगा वो कैसा होगा? ठंडा हो जाएगा। और ऐसे क्षेत्र जहां पर गर्म जलधारा ठंडी जलधारा से मिल जाती है, ठंडी जलधारा से मिल जाती है, वह स्थान क्या होता है? सबसे अच्छा होता है। किसके लिए? मछली उत्पादन के लिए।
मछलियों के लिए सबसे अच्छा होता है। ठीक है, ऐसे क्षेत्रों को सबसे ज्यादा यहाँ पर सर्वोत्तम होता है, मछलियों के लिए अनुकूल स्थिति होती है, जहाँ जब गर्म जलधारा ठंडी जलधारा से जिस क्षेत्र में मिलती है वहां पर मछलियां बहुत उत्पन्न होती है। ठीक है, ऐसे क्षेत्र सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र होते हैं। सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र होते हैं, जैसे कि जापान के आसपास, उदाहरण के लिए जापान के आसपास का क्षेत्र, और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट, पूर्वी तट पर ऐसी स्थिति देखने को मिलती है जब गर्म जलधारा ठंडी जलधारा से मिल जाती है और एक अनुकूल स्थिति बनाती है मछलियों के उत्पादन के लिए, प्रजनन के लिए, जिससे मछलियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। लेकिन जहाँ कहीं भी गर्म जलधारा ठंडी जलधारा से मिलती है वहां पर एक और स्थिति बनती है, कौन सी? कोहरे की। कौन सी? कोहरे की। कोहरे वाला मौसम बनता है यदि गर्म जलधारा ठंडी जलधारा से मिलती है। आपने देखा होगा घर में जब आप पानी बड़े स्तर पर गर्म करते हैं, ठीक है, और उस पानी को ले जाकर ठंडे पानी में जो एकदम ठंडा है उसमें मिला दीजिए, धीरे धीरे करके आप मिलाइए, तो आप देखेंगे कि एक कुहरे जैसी स्थिति आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो वैसी स्थिति बन जाती है। ऐसे में होता क्या है, यदि समुद्र में महासागर में बड़े बड़े जहाज वहां से निकल रहे हैं तो उनके निकलने में, उनके जाने में बाधा आ जाती है, क्योंकि कोहरे में तो कुछ दिखेगा नहीं, तो नौ संचालन में बाधा आ जाती है। कोहरे वाला मौसम बन जाने से नौ संचालन में बाधा आ जाती है, बाधा आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्लास 7 का चैप्टर 5 का जो शेष भाग था उसे समाप्त कर लिया है। इसी के साथ क्लास को समाप्त करती हूँ, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।